डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और भारत के संविधान के शिल्पकार। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेज तुझ सकल न्यायदायका। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार बाबा साहब मानवता के परिष्कार, अमानवीयता की हर चीज को वो नकारते थे, उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेज तुझ सकल न्यायदायका। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में उन महान व्यक्तित्व में से एक है जिन्होंने न केवल सामाजिक समानता और न्याय की नींव रखी, बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक सुधार की एक प्रेरणादायक कहानी है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और माता का नाम भीमाबाई था। उस समय भारतीय समाज में छुआछूत और जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। अंबेडकर को बचपन से ही इन भेदभावों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें उन बच्चों से अलग बैठना पड़ता था जो कई बार पानी पीने जैसे मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। इन कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर की शिक्षा के प्रति लगन और प्रतिभा असाधारण थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और बॉम्बे, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, में पूरी की। उनके मेहनत और लगन ने उन्हें 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने में मदद की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन विश्वविद्यालय से भी डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का अधिकांश समय सामाजिक असमानता, विशेषकर दलितों और अन्य वंचित वर्गों के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए समर्पित किया। वे मानते थे कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपनाया जाए। उनके सामाजिक आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण था महान सत्याग्रह, जो 1927 में उन्होंने चालू किया था, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। ये आंदोलन न केवल दलित अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर था, बल्कि भारतीय समाज में समानता की मांग को भी मजबूत करने वाला कदम था। अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन जैसे प्रतीकात्मक कदम भी उठाए, जो उनके अनुसार सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती थी। उन्होंने दलितों को संगठित करने के लिए कई संगठन स्थापित किए, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो 1924 में स्थापित की गई थी, और स्वतंत्र मजदूर पार्टी। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में रहा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में तैयार किया गया भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये संविधान न केवल भारत का एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का आधार बना, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता को भी सुनिश्चित करता है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों, समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रावधानों पर विशेष जोर दिया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के अधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे प्रावधान उनके दूरदर्शी सोच का परिणाम था। अंबेडकर ने ये सुनिश्चित किया कि संविधान हर भारतीय को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर प्रदान करे। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के अंतिम वर्षों में हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बड़े समारोह में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है,
जो भारतीय समाज को एकजुट करने में मदद करेगा। अंबेडकर का दर्शन सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। वे मानते थे कि समाज का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को शिक्षा का अवसर मिले। उन्होंने शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो का नारा दिया, जो आज भी दलित और वंचित समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून पर गहरा अध्ययन था। उनकी पुस्तकें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु बेयर द शूद्र, द बुद्ध एंड हिज धर्मा, उनकी गहरी सोच और समाज सुधार की दृष्टि को दर्शाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी जीवन भी कई चुनौतियों से भरा था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का 1935 में देहांत हो गया था। बाद में 1948 में उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें मैसूर की शारदा कबीर के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया। सविता उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहीं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उनके निधन के बाद भी उनकी विचारधारा और कार्य ने भारतीय समाज को प्रेरित किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज अंबेडकर न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सामाजिक न्याय और समानता में विश्वास रखता है। भारत के हर कोने में उनके स्मारक, विश्वविद्यालय और संस्थाएं उनके योगदान को जीवित रखे हुए हैं। उनकी जयंती को 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं। उन्होंने न केवल अपने समय में सामाजिक क्रांति की नींव रखी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का सपना देखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, दृढ़ संकल्प और साहस के साथ कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। बाबा साहब अंबेडकर का योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और उनकी विरासत हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अब बात करते हैं उस समय के बड़े नेताओं, संगठन से उनके संबंध कैसे रहे। यहाँ हम 3 लोग से उनके संबंध की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वीर सावरकर और ऐसे से उनके संबंध कैसे रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध जटिल और बहुआयामी थे। दोनों ही स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण हस्तियां थीं, लेकिन उनकी विचारधाराएं, प्राथमिकताएं और सामाजिक दृष्टिकोण में कई अंतर थे। फिर भी दोनों ने कुछ मौक़ों पर एक दूसरे के साथ सहयोग किया, विशेष रूप से संविधान निर्माण और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों पर। हालांकि अंबेडकर और नेहरू के बीच वैचारिक मतभेद थे। जाति और सामाजिक सुधार पर अंबेडकर का मुख्य ध्यान दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान पर था। वे जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कट्टरता के साथ काम करते थे और इसे समाज की सबसे बड़ी बुराई मानते थे। दूसरी ओर नेहरू का दृष्टिकोण अधिक व्यापक और समाजवादी था। वे आर्थिक और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते थे और जाति व्यवस्था को सामाजिक सुधार के माध्यम से धीरे धीरे हल करने में विश्वास रखते थे। अंबेडकर नेहरू की इस धीमी गति वाली सुधार नीति को अपर्याप्त मानते थे। हिंदू कोड बिल पर अंबेडकर के साथ उनका विवाद हो गया। अंबेडकर और नेहरू के बीच सबसे बड़ा वैचारिक टकराव हिंदू कोड बिल को लेकर हुआ। अंबेडकर, जो नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री थे, ने हिंदू कोड बिल को प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में लैंगिक समानता और सुधार लाना था, जैसे कि तलाक, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार और एकरूप विवाह नियम। नेहरू ने सैद्धांतिक रूप से इस बिल का समर्थन किया, लेकिन रूढ़िवादी हिंदू नेताओं और कांग्रेस के कुछ नेताओं के विरोध के कारण इसे पूरी तरीके से लागू होने की सक्रियता नहीं दिखाई। अंबेडकर ने इस मुद्दे पर नेहरू और कांग्रेस के रवैये को कमजोर माना और 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अंबेडकर का मानना था कि दलितों और वंचित वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और विशेष अधिकार आवश्यक है। इसके विपरीत नेहरू राष्ट्रीय एकता और एकीकृत भारत के अवधारणा को प्राथमिकता देते थे। नेहरू का समाजवादी दृष्टिकोण और अंबेडकर का सामाजिक न्याय का कट्टर दृष्टिकोण कई बार एक दूसरे से टकराव का कारण बना। हालांकि अंबेडकर और नेहरू के बीच मतभेद के बावजूद संविधान निर्माण में दोनों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नेहरू ने अंबेडकर की बौद्धिक क्षमता और कानूनी विशेषता को पहचाना और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने में समर्थन दिया। नेहरू ने संविधान सभा में अंबेडकर के नेतृत्व की प्रशंसा की और उनके योगदान को स्वीकार किया।
अंबेडकर ने नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखने में योगदान दिया। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो अंबेडकर और नेहरू के बीच सम्मानजनक लेकिन औपचारिक संबंध थे। दोनों के बीच गहरी व्यक्तिगत मित्रता नहीं थी क्योंकि उनकी प्राथमिकताएं और कार्यशैली अलग थी। अंबेडकर नेहरू को एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान नहीं देते थे, जबकि नेहरू अंबेडकर को एक कट्टर और जिद्दी सुधारक के रूप में देखते थे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे की योग्यता का सम्मान किया। अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद नेहरू और कांग्रेस की नीतियों का खुलकर आलोचना की। उन्होंने नेहरू की समाजवादी नीतियों को दलित के लिए अपर्याप्त बताया और कहा कि ये नीतियां केवल उच्च वर्ग को लाभ पहुंचा रही है। नेहरू ने इस आलोचना का प्रत्यक्ष जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट था कि दोनों के बीच विश्वास की कमी थी। हिंदू कोड बिल को लेकर अंबेडकर का इस्तीफा और नेहरू के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया कि वे सरकार की नीतियों और नेहरू के नेतृत्व से संतुष्ट थे। इस घटना ने उनके संबंधों में दूरियां ला दी। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच क्या संबंध थे। वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव को गंभीर समस्या माना। सावरकर ने अपने लेखन और कार्यों में विशेष रूप से 1930 के दशक में अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश और सामाजिक समानता की वकालत की। उदाहरण के लिए सावरकर ने रत्नागिरी में पाटिल पावन मंदिर की स्थापना का समर्थन किया, जो सभी हिंदुओं के लिए खुला था, जिसमें दलित भी शामिल थे। अंबेडकर ने भी महाराष्ट्र सत्याग्रह 1927 और काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 जैसे कदमों के माध्यम से दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। सावरकर का मानना था कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए जातिगत बाधाओं को हटाना जरूरी है। अंबेडकर भी शुरू में हिंदू समाज के सुधार की दिशा में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को दलितों के लिए अपमानजनक मानते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। दोनों ही औपनिवेशिक शासक के खिलाफ थे और भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। सावरकर ने सशस्त्र क्रांति पर जोर दिया, जबकि अंबेडकर ने सामाजिक और कानूनी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। सावरकर की हिंदुत्व विचारधारा हिंदू संस्कृति राष्ट्रवाद पर आधारित थी, जिसमें हिंदू धर्म को भारतीय पहचान का आधार माना गया। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिगत संरचना को सामाजिक असमानता का मूल कारण माना और इसे सुधारने की बजाय अंततः अस्वीकार कर दिया। उनकी पुस्तक अनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और इसे समाप्त किए बिना समानता संभव नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अंबेडकर और सावरकर के बीच कुछ मौकों पर पत्राचार और मुलाकात हुई थी। उदाहरण के लिए सावरकर ने 1930 के दशक में अंबेडकर के सामाजिक सुधार कार्यों की प्रशंसा की थी। अंबेडकर ने सावरकर के मंदिर प्रवेश जैसे प्रयासों को सकारात्मक माना था। हालांकि इन मुलाकातों का दायरा सीमित था और दोनों के बीच गहरी वैचारिक असहमति बनी रही। सावरकर ने अंबेडकर को एक बौद्धिक और सामाजिक योद्धा के रूप में सम्मान दिया। अब बात करते हैं अंबेडकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच क्या संबंध थे। आरएसएस और अंबेडकर दोनों ही भारत की एकता और अखंडता के समर्थक थे। आरएसएस संस्कृति राष्ट्रवाद के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करना चाहता था, जबकि अंबेडकर का दृष्टिकोण संवैधानिक और समावेशी राष्ट्रवाद पर आधारित था, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। आरएसएस ने समय समय पर छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ बयान दिए और कुछ हद तक सामाजिक समरसता के लिए काम किया। अंबेडकर का पूरा जीवन ही सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के समर्पित था। दोनों के बीच कुछ मुद्दे पर कुछ सैद्धांतिक समानताएं भी थीं। कुछ अनौपचारिक स्रोतों के अनुसार अंबेडकर ने नागपुर में आरएसएस की शाखा देखी थी और उनके अनुशासित संगठन और कार्यशैली की सराहना की थी। हालांकि ये प्रशंसा संगठन की संरचना तक सीमित थी, न कि उनकी विचारधारा की स्वीकृति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को सामाजिक न्याय, समानता, दलित और वंचित वर्गों के उत्थान और संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित थी और कई राजनीतिक दलों ने विभिन्न रूप में इसको अपनाया और आगे बढ़ाया।
हालांकि उनकी विचारधारा का सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से कुछ खास दलों ने अपने एजेंडे में शामिल किया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं 1956 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, जो उनकी मृत्यु के बाद 1957 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई। ये दल उनकी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उत्तराधिकारी था। आरपीआई का मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ना था, जो अंबेडकर की विचारधारा का मूल्य था। आरपीआई ने अंबेडकर के सिद्धांतों जैसे शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो को अपनाया। ये दल संवैधानिक तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता की वकालत करता था। हालांकि आरपीआई ने शुरुआती वर्षों में महाराष्ट्र में प्रभाव दिखाया, लेकिन बाद में कई गुटों में बंट गया, जिससे इसका राष्ट्रीय प्रभाव सीमित हो गया। बहुजन समाज पार्टी। काशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जो अंबेडकर की विचारधारा को बड़े पैमाने पर राजनीतिक मंच पर ले गई। मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मजबूत आधार बनाया। बीएसपी ने अंबेडकर के बहुजन दर्शन को अपनाया, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर बहुसंख्यक समाज के रूप में संगठित करने पर जोर दिया गया। अंबेडकर की सामाजिक न्याय, आरक्षण और दलित सशक्तिकरण की विचारधारा बीएसपी के मूल में थी। बहुजन समाज पार्टी ने न केवल दलितों को राजनीतिक आवाज दी, बल्कि अंबेडकर के स्मारकों, जयंती समारोह और उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकारों ने अंबेडकर के नाम पर कई योजनाएं और स्मारक बनवाए। अंबेडकर नेहरू की पहली सरकार में कानून मंत्री थे। संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को कांग्रेस ने समर्थन किया। कांग्रेस ने संविधान में अंबेडकर के विचारों जैसे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और आरक्षण को लागू करने में योगदान दिया। कांग्रेस ने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजना लागू की, जैसे SC/ST एक्ट, आरक्षण नीतियां, जो अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित थी। हालांकि अंबेडकर ने कांग्रेस की कुछ नीतियां जैसे हिंदू कोड बिल पर धीमी प्रगति की आलोचना भी की थी। आधुनिक संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के कुछ दशकों में अंबेडकर की विरासत को अपनाने की कोशिश की है, विशेषकर दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए। पार्टी में अब अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उनके स्मारकों का निर्माण किया, उनकी शिक्षाओं को अपने सामाजिक समावेश के एजेंडे में शामिल किया। तो हम यहाँ बात करेंगे, भीमराव अंबेडकर को सभी राजनीतिक पार्टियां अपने से जोड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनकी विरासत, विचारधारा और प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी लोकप्रियता विशेषकर दलितों, पिछड़े वर्गों और सामाजिक न्याय के समर्थकों के बीच उन्हें एक शक्तिशाली प्रतीक बनाती हैं। अंततः यहाँ पे हम यही कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनका जीवन हमेशा सिखाता है कि शिक्षा, साहस और असंवैधानिक मूल्यों के साथ कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। उनकी विरासत आज भी भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। सवाल ये है कि क्या हम उनके सपने, एक समान और न्यायपूर्ण भारत को पूरी तरह से साकार कर पाए हैं? ये चुनौतियां हर भारतीय के सामने हैं और अंबेडकर का मार्गदर्शन हमें इस दिशा में प्रेरित करता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। आप मेरे साथ जुड़े रहिए वाइब्रेंट वॉइस पे। धन्यवाद।